हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे टीजीटी कंप्यूटर साइंस में पूछे गए हिंदी के क्वेश्चंस। ये दोनों ही एग्ज़ाम टीजीटी कंप्यूटर साइंस के जो अगस्त में कंडक्ट हुए थे। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग माय चैनल। जो लोग अभी पहली बार मेरे चैनल पे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो हम पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हम वाक्य पढ़ते हैं, अरे वर्षा होने लगी। अब देखिए, हम जैसे ही बोल रहे हैं अरे, तो यहाँ पे क्या हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह आ जा रहा है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, जब भी आपसे विराम चिन्ह पूछा जाए तो आप पहले हमेशा ये देखना है कि पहले कौन सा विराम चिन्ह आएगा, है ना, क्योंकि हम लास्ट में भी तो यहाँ पे एक पूर्ण विराम या फिर कोई और चिन्ह होना चाहिए था, लेकिन हमें पहले आंसर किसको करना है, जो फर्स्ट विराम चिन्ह लगना है ना। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब हम आगे जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, को और के लिए किस कारक चिन्ह को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं। अब ये हमें पता करना है कि को और के लिए ये दोनों किस कारक चिन्ह में आते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन लिखा है संबोधन, अपरदान, अपदान, संप्रदान और करण। अब हम देखेंगे कि संप्रदान में के लिए आता है और के वास्ते इसका को भी ये डिनोट करता है ना, और को भी ये संप्रदान कारक डिनोट करता है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हम जाएंगे थर्ड क्वेश्चन पे। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। वाक्य क्या है, अधर में लटकना। अब देखिए, वाक्य से ही कुछ लग रहा है ना कि कहीं पे फंस जाना, अटक जाना, है ना। अधर में लटकना यानी कि कहीं पे अटक जाना या फिर फंस जाना। तो अब यहाँ पे ऑप्शन पढ़ते हैं, बाधक होना, दुख होना, दुविधा में पड़ा रह जाना, घबराना। अब आप समझ पा रहे हो कि इसका अर्थ क्या हो पाएगा हमारा। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, दुविधा में पड़ा रह जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। अब यहाँ पे वाक्य दिया है, घड़ों में पानी पड़ना। ऑप्शन है, बात को और बढ़ाना, संकट में पड़ना, अत्यंत लज्जित होना, और डी है ईर्ष्या से जलना। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, अत्यंत लज्जित होना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब ये वाक्य पढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा शुद्ध वाक्य है। ए है, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। रेलवे के कई कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई। कई रेलवे के अनेक कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। अब इसमें तो कई भी दे रखा है और अनेक भी दे रखा है, तो ये तो अपने आप ही गलत हो गया। अनेक रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। तो हम यहाँ पे जो बी ऑप्शन है उसको दोबारा पढ़ते हैं, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। तो ये हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। अब मिश्रित वाक्य आपको ने ध्यान दिया होगा कि पिछले बार भी आया था, उससे पिछले वाली जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें भी मिश्रित वाक्य के ऊपर बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब वाक्य के ऊपर जो सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य, इन तीनों पे तो क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप इस वाले टॉपिक को तो अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। एक बार मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ मिश्रित वाक्य क्या होते हैं। जो वाक्य एक सरल वाक्य और एक उपवाक्य से मिलकर बने किंतु उपवाक्य सरल वाक्य पर आश्रित हो, तो वो क्या हो जाता है, मिश्रित वाक्य। और बहुत इजी तरीका है मिश्रित वाक्य को पहचानना। जब भी वाक्य में कि, जो, जिसने, जो ही, जैसे, तैसे, जब, तब, यदि, तो, चूंकि, इसलिए, इस तरह के शब्द आते हैं तो वो मिश्रित वाक्य होता है। अब इसको पहचानना आसान हो गया आप लोगों के लिए, तो आप पहचान सकते हो। जो व्यक्ति बूढ़ा है उसे दवा पिला दो। व्यक्ति बूढ़ा है अतः उसे दवा पिला दो। तो ये तो संयुक्त वाक्य हो गया क्योंकि इसमें कॉमा लग गया है ना। व्यक्ति बूढ़ा है इसलिए उसे दवा पिला दो, ये भी संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है, बूढ़े व्यक्ति को दवा पिला दो ये भी नहीं है। जो तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन, जो मैंने जैसे आपको डिफाइन जब किया था मिश्रित वाक्य, तो मैंने बताया था कि जो, जैसे, तैसे, इस तरह के जब शब्द आते हैं तो वो क्या हो जाता है, मिश्रित वाक्य। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अप्रत्यय से नहीं बना है। अब शब्द पढ़ते हैं, राघव, लाघव, ममत्व,
वासुदेव। अब देखेंगे कि हम ये राघव, लाघव और वसुदेव, जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो कम्प्लीटली अ साउंड अच्छे से आ रहा है ना, लेकिन ममत्व में अच्छे से अ साउंड नहीं आ रहा, तो हमारा सी ऑप्शन इज़ बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। वाक्यांश क्या है? जो प्रतिदिन होता है। अब जो चीज़ डे टू डे होता है उसको क्या कहते हैं? हम दैनिक कहते हैं, है ना। तो इसके लिए मतलब बहुत ही क्लियरली आंसर दिया हुआ है, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द कवि शब्द का स्त्रीलिंग है? कवि शब्द का स्त्रीलिंग है कवयित्री, है ना। कव जमा इत्री, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे शब्द युग्म दिया है और है। तो है का अर्थ होता है घोड़ा और है का अर्थ होता है तुच्छ, ठीक है। तो इसमें से देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। पहला है नीचा और कारण, ये गलत ऑप्शन है। बी ऑप्शन है घोड़ा और नीचा, हाँ तुच्छ को हम नीचा से रिलेट कर सकते हैं, है ना, नियरेस्ट है आंसर, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फिर नेक्स्ट है, दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे शब्द युग्म दिया हुआ है शांति और शांति, ठीक है। शांति का तो हमें पता है अर्थ क्या होता है, इस मतलब बिल्कुल शांत होना या बिल्कुल स्थिर, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट में दिखा रहा है स्थिरता, है ना। और शांति का मतलब होता है थकावट, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, स्थिरता थकावट। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे वाक्य दिया है बच्चे रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं। अब इस वाक्य में देखेंगे, ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। पहले ऑप्शन दिया है संयुक्त, बी अकर्मक, सी सामान्य और डी सकर्मक। अब देखिए वाक्य को समझते हैं। वाक्य में सब्जेक्ट दे रखा है, ठीक है, रो रहे हैं, और वर्ब भी दे रखा है। इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब ही है। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्या हो जाता है? अकर्मक क्रिया, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण गुणवाचक है? अब शब्द देखते हैं कौन कौन से दिए हैं। कोई शब्द हो गया अनिश्चयवाचक विशेषण, ठीक है। बी हुआ सुंदर, सुंदर ये गुण क्वालिटी बता रहे हैं ना, तो ये गुणवाचक विशेषण हो गया, यानी कि बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। फिर अगला ऑप्शन देखते हैं, यह हमारा सर्वनामिक विशेषण हो गया, तो ये भी नहीं है। और डी है 8, ये हमारा निश्चयवाचक विशेषण हो गया, तो ये भी नहीं है। तो हम बी जो हमारा ऑप्शन है सुंदर, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। अब हम वाक्य पढ़ते हैं। अहिंसा मनुष्यता है, इस हिंसा पशुत्व, ठीक है। तो जब हम ये वाक्य पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पूर्ण विराम से कम हम थोड़ा विराम ले रहे हैं, है ना। तो ये हम इसको अर्ध विराम कह सकते हैं, है ना। और इसमें एक ही विराम हमें लगाना है, तो लास्ट वाला तो हम विराम देखेंगे ही नहीं, पहले हमारा विराम यहीं पे आ रहा है। तो जो हमारा सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, अर्ध विराम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? अब देखते हैं। सुख दुख, ये तो हमने कई बार सुना है। काम वाम, ये मैंने नहीं सुना, ये बाम भी नहीं होता, वाम भी एक बार को हम कह सकते थे। पाया खोया बिल्कुल ठीक है, भलाई बुराई भी ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। इसमें भी विराम चिन्ह पहचानना है। यहाँ सारी दुनिया के लोग ही आ गए क्या? तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है ना, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। फर्स्ट ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज है? विदेश मतलब जो विदेशों से प्रभावित होकर हमारे देशों में उसको बोला जाता है, ठीक है। तो देखते हैं, लाल तो हिंदी है, तोंद भी हिंदी है, कुर्सी भी काफ़ी हद तक हिंदी है, मतलब मतलब इंडिया में ही बोला जाता है, इंडिया की ही भाषाओं में से कुछ है, एक है। लेकिन बकबक जो है ये इंडिया की मतलब हमारे लोकल लैंग्वेज में से नहीं है, तो बकबक जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दिया गया वाक्य किस पुरुष का उदाहरण है? ज्ञात कीजिए। मोहन बहुत खाना खाता है, तो ये मध्यम पुरुष का उदाहरण है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। बाप रे आज भी वर्षा होगी, तो बाप रे जैसे ही हम बोल रहे हैं तो वहाँ पे क्या आ रहा है? विस्मयादि बोधक चिन्ह आया, यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। इतिश्री करना, इतिश्री मतलब कोई भी किसी भी कार्य को समाप्त करने पे हम क्या कहते हैं, इतिश्री। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमें संयुक्त वाक्य ज्ञात करना है। ठीक है, संयुक्त वाक्य मैंने पहले भी समझाया हुआ है पुरानी वीडियो में, इसमें भी देखते हैं। जब भी संयुक्त वाक्य में इसलिए और या कॉमा किसी भी तरह की अव्यय आए, वो सारे क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं। विराम चिन्ह का प्रयोग हो जाए तो वो क्या हो जाता है, संयुक्त वाक्य हो जाता है। फिर देखते हैं ऑप्शन, चोरी करने वाली लड़की पकड़ी गई, ये नहीं है। लड़की ने चोरी की, विराम चिन्ह, इसलिए पकड़ी गई, तो ये संयुक्त वाक्य लग रहा है, बल्कि है। ठीक है, जहाँ चोरी की गई वहाँ लड़की पकड़ी गई, ये संयुक्त वाक्य नहीं, क्योंकि मैंने बोला था जहाँ वहाँ इस तरह के शब्द आते हैं तो वो मिश्रित वाक्य बन जाते हैं। लड़की पकड़ी गई क्योंकि उसने चोरी की थी, ये भी नहीं है। ठीक है, तो बी जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसकी वाक्य जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। दिए गए शब्द का विलोम ज्ञात कीजिए। अनुराग, अनुराग मतलब प्यार है ना, तो प्यार या प्रेम काइंड ऑफ, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन क्या है, द्वेष, विरक्त, अव्यय, शुष्क। तो प्रेम का अपोजिट तो द्वेष होगा ना, तो ये क्या होगा, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। अब दयालु का विलोम क्या हो सकता है, बलवान नहीं, निर्दोष नहीं, निर्दय, बिल्कुल सही, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ज्ञात कीजिए। अंकिंचन, अंकिंचन का मतलब होता है गरीबी, दरिद्रता, है ना, तो इसके अपोजिट देखते हैं, जो इसका मतलब पर्यायवाची ना हो, यानी कि इसका अपोजिट हमें अपोजिट या फिर अलग कोई भिन्न, कोई अलग डिफरेंट वर्ड। तो गरीब तो इसका पर्यायवाची है, दीनहीन भी पर्यायवाची है, दरिद्र भी पर्यायवाची है, तो डी ऑप्शन तो बिल्कुल डिफरेंट ही शब्द है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें हमें शुद्ध वाक्य चूज करना है। ए ऑप्शन दिया है, मुझे भय है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। मेरा भय है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे भय का उपयोग हो रहा है और यहाँ पे आशंका का, तो भय तो मतलब खौफ हो गया या डर हो गया ना, आशंका मतलब हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ऐसा नहीं हो पाएगा, है ना, तो ये एक अंदाजे के संदर्भ में आशंका आ जा रहा है ना, और भय एक डर के, तो हमें चुनाव निष्पक्ष हो या पक्ष में हो, हमें डरने की तो ज़रूरत नहीं है ना। फिर नेक्स्ट है डी ऑप्शन है, मेरी आशंका यह है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकते। तो अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन जाएंगे तो सी का सेंटेंस फॉर्मेशन काफ़ी बेहतर है। मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे, तो हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे और सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट है दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो पहले क्या है, कालिंदी, 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 कालंदी। तो जो हमारा बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन में स्पेलिंग मुझे बिल्कुल करेक्ट लग रही है, तो ये जो हमारा कालिंदी लिखा हुआ है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न है, दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करते हैं। गंगा लाभ होना, गंगा लाभ होने का क्या अर्थ है, मृत्यु होना, काफ़ी हद तक कुछ कुछ। मारे मारे फिरना नहीं, किसी कार्य से मुक्ति पाना नहीं, मृत्यु के पश्चात मोक्ष। यस, गंगा लाभ मतलब कि मृत्यु होने के बाद हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए, तो वो क्या हो गया, गंगा लाभ। फिर क्या है, दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। शब्द है अनुस्मारक। अनुस्मारक का मतलब होता है किसी चीज़ को देखकर किसी की याद आना, है ना, तो वो क्या हो गया, अनुस्मारक हो गया। अनुस्मारक के तौर पे कोई भी मतलब हर व्यक्ति अपने हिसाब से कुछ भी रख सकता है, जिसको देखकर उसे किसी थर्ड पर्सन की याद आई या इस तरह से। ठीक है, तो इसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता, मतलब यही होता है कि हमें किसी और की किसी चीज़ को देखकर किसी की याद आए, है ना। तो ये ऑप्शन देखते हैं, बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास में ऐसे ही होता है कि इसमें ना वो कोई भी पद प्रधान नहीं होता, और जो उसका कोई थर्ड ही मीनिंग इंटरप्रेट होता है, तो अनुस्मारक का भी कोई थर्ड ही मीनिंग इंटरप्रेट हो रहा है, इसीलिए ए जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। फिर है दिए गए वाक्य की
वृत्ति ज्ञात कीजिए। वृत्ति मतलब उसका नेचर क्या है, स्वभाव क्या है वाक्य का, है ना। तो वाक्य पढ़ते हैं, इसे अपनी पत्नी इसे इसकी पत्नी ने ही मारा होगा। अच्छा, अब पढ़ते हैं, बाह्यता सूचक वृत्ति नहीं, निश्चय यार्थक वृत्ति, इसमें कुछ निश्चित तो कुछ नहीं बताया जा रहा। संदेहार्थक वृत्ति, संदेह इसमें नज़र आ रहा है। संकेतार्थक वृत्ति, संकेत भी नहीं है, संदेह काफ़ी हद तक है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। दिए गए शब्दों की संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। निराहार, नी जबा आहार, ये ठीक है, बट इसमें जो नी है छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। निहर नहीं, नी जमा आहार, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ हमें सजेशन दीजिए कि हमें और किस चीज़ पे वीडियो बनानी चाहिए। और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।